हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूँ यूनिट डायमेंशन के तीसरे पार्ट के साथ, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जो कि आपका हेडिंग दिया हुआ है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है आपका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। तो यूनिट डायमेंशन का यूज़ हम लोग किसी फिजिकल इक्वेशन को करेक्ट ये चेक करने के लिए करते हैं कि वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कि इफ़ एन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, लेकिन इसके रिवर्स कहने का मतलब अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट होगा, ये गारंटी नहीं है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे सिंपल जो एग्जांपल है मैं ये देना चाहता हूँ कि सपोज कीजिए कि आप पढ़ते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग पिछले वीडियो में चेक कर चुके हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इसका भी यू टी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एल आता है, हाफ ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन एल आता है, और एल एल ऐड कर कर आपका क्या आता है, एल आता है। ठीक है, तो एल एच एस और आर एच एस का डायमेंशन सही है। लेकिन ये इक्वेशन भी इस तरह से सही हो सकता है, अगर मैं इसको लिख दूं यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन भी सही है, इसका भी डायमेंशन एल आएगा, ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन आएगा, और एस का भी एल है। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बट लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फिजिकली आपका करेक्ट था तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। तो मैं यही बोलना चाहता था कि अगर वो इक्वेशन बस डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगा ही। एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज कीजिए काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो कितना, आप लिखते हो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली डायमेंशनली करेक्ट होगा, चेक करने की जरूरत नहीं, आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बोल दे आपको तो ऐसे के अकॉर्डिंग आप डायमेंशन बस सोचते हो तो काइनेटिक एनर्जी को आप एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन सही नहीं है। लेकिन ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली आपका करेक्ट है ये, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट ये इक्वेशन फर्स्ट लिखा गया है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट, सॉरी, अगर वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन के, टू फाइंड यूनिट। हम लोग यूनिट डायमेंशन का यूज़ यूनिट को फाइंड करने में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का यूनिट निकालना हो तो आप ऐसे ले लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप फोर्स का डायमेंशन जानते हो, तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो आप बोलते हो कितना कितना आप बोलते हो, तो बोलते हो एम एल टी माइनस टू, ये आपका फोर्स का डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो इसका यूनिट लिख सकते हो, एम मतलब होता है मास। तो अगर आपको ऐसा यूनिट लिखने का इच्छा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, एम को लिख दो केजी जो कि मास का है, लेंथ को आप मीटर लिख दो, टी को सेकेंड लिख दो, ऐसा यूनिट। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग यूनिट को फाइंड आउट करने में भी डायमेंशन का यूज करते हैं। आप कितना भी एग्जांपल ले सकते हो, एक सिंपल एग्जांपल मैं और लेता हूँ, एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है वो आप बोलते हो एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये क्या है, एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन इतना है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका यूनिट कितना होगा तो सिंपल है, एल मतलब होता है मीटर, जो लेंथ मेजर करते हैं एसआई में मीटर से मेजर करते हैं, और टी को मेजर करते हैं सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया। तो इसका यूज हम लोग यूनिट फाइंड आउट करने में भी कर सकते हैं। आज मैंने स्पेस काफ़ी रख रखा है। चलिए नेक्स्ट है आपका टू फाइंड टू चेंज यूनिट। तो यूनिट को चेंज करने के लिए भी इसका यूज होता है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है आपका। तो अब यूनिट को चेंज कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल कुछ तो चेंजेस जो आते हैं आपका, एसआई से हम लोग यूज कर सकते हैं सीजीएस में या एफपीएस में, फुट पाउंड सेकंड में। लेकिन इन जनरल वैसे क्वेश्चन तो हम लोग याद रखें कि किसी भी एसआई यूनिट सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना चाहें सीजीएस सिस्टम में तो कितना वैल्यू होता है।
ठीक है। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं कि यूनिट को कैसे आखिर चेंज करेंगे। इसमें कुछ थ्योरी है नहीं ऐसा कुछ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन फोर्स इन सीजीएस यूनिट। सीजीएस में आपका 1 न्यूटन फोर्स का वैल्यू कितना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं एक सिंपल तरीका यूज़ करूं तो ऐसे बोल सकता हूं कि 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन जो हो जाएगा वो आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जो सीजीएस में होता है वो हम लोग सेंटीमीटर को यूज करते हैं, ये आपको पता होगा, ग्राम को यूज करते हैं। सी मतलब हो जाता है सेंटीमीटर, जी मतलब आपका ग्राम हो गया, और एस तो सेकेंड है ही। तो एक मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ ऐसे केसेस में चेंज करने का। आप ऐसा करो कि इसको लिखो 1। अब केजी, केजी को ग्राम में चेंज करना है, तो केजी को आप 1000 ग्राम बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो? 1000 ग्राम। तो केजी का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1000 ग्राम। अब मीटर, मीटर को सेंटीमीटर, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो अब आपका आ गया सेकेंड, तो सेकेंड को तो सेकेंड में ही छोड़ना है, तो पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली 1 न्यूटन जो सीजीएस में आ जाए आपका 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग चेंज कर दिए सीजीएस ऐसा यूनिट जो कि है उसको हम लोग चेंज कर दिए किस में? उसको हम लोग सीजीएस में यहाँ चेंज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है सबसे ज़्यादा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लिया जाए तो क्वेश्चन आपको एक्चुअली एग्जाम में इस तरह से पूछे जाएंगे, कुछ इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन। चलिए इसको प्रैक्टिस किया जाए। इन अ न्यू यूनिट सिस्टम, इन अ न्यू यूनिट सिस्टम इफ यूनिट ऑफ मास इज 2 kg। जो मास का यूनिट है, चलिए इसको थोड़ा मैं मार्क कर लूँ, जो मास का यूनिट है वो 2 kg है। यूनिट ऑफ लेंथ इज 3 मीटर, जो लेंथ का यूनिट है वो 3 मीटर्स हो गया। आप हाइपोथेटिकल सिस्टम मान सकते हैं। ठीक है, आप हाइपोथेटिकल सिस्टम मान सकते हैं जिसमें हम लोग जिस यूनिट सिस्टम में जो यूनिट मास बोलते हैं, जैसे कि यूनिट हम लोग ऐसा यूनिट में 1 kg, उतने मास को 1 kg को यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 kg को एक यूनिट माना गया है। ठीक है, 3 मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 0.5 सेकेंड, तो अपने मानने पे है, तो 0.5 सेकेंड। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 जूल एनर्जी, then what is the value of 3 joule energy in this unit system, in new unit system। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डाटा को लिख लेते हैं। तो मान लिया जाए कि इस नए यूनिट सिस्टम में जो मास का यूनिट है वो केजी डैश है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो 1 kg डैश है वो सपोज कीजिए कि वो 2 kg के बराबर हो गया, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है 1 मीटर डैश की जो वैल्यू है वो है कितना? 3 मीटर के बराबर। और फिर 1 सेकेंड डैश की जो वैल्यू है वो हो गया है आपका 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपका यूनिट चेंज हो गया है। आपको निकालना है 3 जूल की वैल्यू कितनी होगी, 3 जूल की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको लिखना है, सपोज कीजिए कि 3 जूल, तो 3 जूल इज इक्वल टू नए यूनिट सिस्टम में सपोज कीजिए कि एक्स जूल डैश हो गया। नए यूनिट सिस्टम में कितना हो गया? एक्स जूल डैश। हाँ, एक और बात का आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है कि इसको थोड़ा मैं बता दूँ आपसे, हो सकता है कि पूछ ले ये, कि अगर हम लोग कोई भी यूनिट सिस्टम चेंज करते हैं तो किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं चेंज कर सकता है, आप भले यूनिट चेंज कर दो। ठीक है, आप एक ही वैल्यू को, एक ही फोर्स को आप एसआई यूनिट सिस्टम में मेजर करें, आप एसआई यूनिट सिस्टम में मेजर करें या सीजीएस में मेजर करें, ठीक है, दोनों में उस फोर्स की वैल्यू एक ही आएगी। फॉर एग्जांपल एक और मैं बताना चाहूँ कि मान लीजिए कि कुछ लेंथ है, उसका एसआई यूनिट में 1 मीटर आया, तो सीजीएस में 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर लिखिए, 100 सेंटीमीटर लिखिए, आप लिखिए 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लिखिए, 100 सेंटीमीटर, ये वैल्यू थोड़ी ना, दोनों तो वैल्यू बराबर ही है। तो ये नहीं सोचिए कि यूनिट चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है एक फार्मूला बनाते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका नंबर और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन में होता है।
नंबर जो हो गया, जैसे कि 1 मीटर में 1 नंबर हो गया और यूनिट हो गया आपका मीटर, तो नंबर यूनिट के मल्टीप्लिकेशन में होता है। और ऐसा हम लोग बोलते हैं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N2U2, क्योंकि आपका किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड करने का मतलब आप नंबर यूनिट दोनों बोल रहे हो। ऐसा मत सोचो कि कोई कहीं अगर मैं बोल रहा हूँ कि 5 मीटर में मैग्नीट्यूड कितना है तो आप 5 बोल देना। 5 मीटर में 5 मीटर में मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, 5 नहीं बोलना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती होती है हम लोगों से कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अब, कि जो मैग्नीट्यूड होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो यूनिट के चेंज करने से नहीं चेंज होता है। तो आप बोल सकते हो कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो अगर कहीं भी यूनिट बढ़ता है, अगर आपका यूनिट बढ़ेगा, तो जो उसमें लगा हुआ नंबर है वो हमेशा क्या होगा, घटेगा। बड़े यूनिट में छोटे नंबर हो जाएंगे। एक एग्जांपल और मैं दे दूं, तो आप सोचिए कि 5 मीटर इज इक्वल टू, आप बोलते हो 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा है, इसलिए इसका नंबर छोटा है। यहाँ अगर यूनिट बड़ा है तो नंबर क्या है, छोटा है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था। तो इस थ्योरी को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये आपसे पूछ सकता है छोटा सा बात, लेकिन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ का मैं यहाँ यूज कर लूँ थोड़ा, कि आपको सपोज कीजिए, आप एक बात तो जानते ही हैं कि N1U1 शुड बी इक्वल टू N2U2। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ कि सपोज कि ये 3 जूल इज इक्वल टू x जूल डैश हो गया। बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, और जूल कितना होता है, जूल होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप थोड़ा फटाफट लिखने के लिए सीखिएगा। इज इक्वल टू एक्स जूल डैश कितना होगा, तो ये जूल डैश जो बना है वो केजी डैश से बना है, केजी डैश से बना है, मीटर डैश स्क्वायर से बना है, और सेकेंड डैश पे पावर -2 से बना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जूल डैश बना है। तो हम लोग को निकालना है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ मैं क्या करूँगा कि केजी डैश, मीटर डैश और सेकेंड डैश का वैल्यू पुट कर दूंगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिख रखी है। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3 kg, आप इसको छोड़ दीजिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, केजी डैश कितना हो गया, वो 2 kg हो गया, 2 kg। मीटर डैश कितना हो गया, तो मीटर डैश हो गया 3 मीटर स्क्वायर, और सेकेंड डैश हो गया 0.5 सेकेंड पे पावर -2। तो यहाँ से आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी, अब चलिए केजी को कट कर लीजिए, और मीटर स्क्वायर, सारे जो यूनिट्स हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सेकेंड डैश स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू 3 स्क्वायर, और ये 0.5 पे पावर -2 है, तो हो जाएगा, फिर से ऊपर आएगा यहाँ पर। तो एक तरीके से हाफ है, इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, हाफ। तो हाफ पे अगर नेगेटिव पावर हो तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 2 फिर से ऊपर जाकर फिर से नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, आप समझ सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन आपको खुद से कोशिश करनी होगी। तो x की जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 1/, ये हो जाएगा आपका 824। ठीक है, मतलब जो नए यूनिट में जो वैल्यू है आपका, जो एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू, वो आप बोल सकते हो कि या तो होगा 3 जूल, नहीं तो होगा 1/24 जूल डैश। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी की वैल्यू हो गई, लेकिन दोनों में जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या है, सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नए क्वेश्चन में। मैंने सही जगह ले रखी है। नए क्वेश्चन में है, इफ इन न्यू यूनिट सिस्टम यूनिट ऑफ मास इज 4 टाइम्स लेंथ इज हाफ एंड टाइम इज, यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू, इसको शायद मैं मार्क कर दूं आपके लिए। तो लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ मास इज 4 टाइम्स, यूनिट ऑफ लेंथ इज हाफ, and time is 3 times of SI unit system, then what is the value of 10 Newton force in this unit system। चलिए फटाफट हम लोग लिखते हैं इसको। तो फटाफट ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका यूनिट ऑफ मास,
तो आप सपोज कि यूनिट ऑफ मास केजी डैश है, तो 1 केजी डैश इज इक्वल टू क्या है 4 केजी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा जाए तो लेंथ इज हाफ, तो 1 मीटर डैश इज इक्वल टू हाफ मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम तो 1 सेकेंड डैश इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप 3 टाइम्स, तो 3 सेकेंड। तो आपको इस नए यूनिट सिस्टम में 10 न्यूटन फोर्स निकालना है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप यूज कीजिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू N2 यूज करेंगे तो आप बोल रहे हैं कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि x न्यूटन डैश। चलिए हम लोग न्यूटन का डायमेंशन तो जानते हैं, उससे यूनिट हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो 10 डायमेंशन पुट कीजिए आप, तो डायमेंशन या यूनिट पुट कीजिए तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स केजी डैश मीटर डैश पर सेकेंड डैश स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स केजी डैश इज इक्वल टू 4 केजी। ठीक है, मीटर डैश इज इक्वल टू हाफ मीटर एंड सेकेंड डैश इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पावर -2। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, केजी वगैरह कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, चलिए आ जाएगा 4 इंटू हाफ, तो हाफ को तो ऊपर भेज देंगे हम लोग, और 3 पे पावर -2 है तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जी मल्टीप्लिकेशन बेकार का है, तो आप इसको लिख सकते हो 5। तो आपका जो नए यूनिट में जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 45। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो वैल्यू हो जाएगा फोर्स का, हम लोग बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू, आप बोल दीजिए 10 न्यूटन या ये बोलिए 45 न्यूटन डैश। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 45 न्यूटन डैश। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड डायमेंशन ऑफ अ न्यू यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो इन ए न्यू यूनिट सिस्टम, एक्चुअली टू फाइंड डायमेंशन इन न्यू यूनिट सिस्टम। तो सपोज कीजिए कि एग्जांपल से आप एक्चुअली समझेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि नया यूनिट सिस्टम डेवलप किया जाए। ठीक है, तो नया सिस्टम कहने का मतलब हम लोग को जनरली एसआई में जो है हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में किसको लेते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आपका हो गया के मास लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर आपका टाइम लेते हैं, फिर आपका लेंथ लेते हैं, फिर आपका टेम्परेचर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी आपने पढ़ा है वो सब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी तो आपके मानने के ऊपर है, तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी में नया यूनिट सिस्टम लेते हैं, तो उस केस में हम लोगों का डायमेंशन लिखना हो, उस केस में हम लोग का लिखना हो डायमेंशन इस नए यूनिट सिस्टम में, तो कैसे लिखेंगे। आपको एक बात बता दूं, आपको जानकर ऐसा लग रहा हो कि हम लोग चार्ज का जो चार्ज है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं माने हुए हैं, हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में करंट लिखे हुए हैं। तो गलती से भी होता है कभी कभी ऐसा कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो या बोलते हो कि चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन क्यों चार्ज जो है चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो चार्ज आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है। हम लोग चार्ज का जो डायमेंशन निकालते हैं उसको करंट इनटू टाइम से लिखते हैं। करंट इनटू टाइम का जो डायमेंशन होता है, और करंट को हम लोग लिखते हैं ए और टाइम को टी लिखते हैं, तो ए टी आता है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को लिखते हैं। इसको आप ये डायमेंशन हो गया, इसको आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहते हो तो अच्छा लगे, ताकि आप एम टू पावर 0, एल टू दी पावर 0, टी टू दी पावर 1 और ए टू दी, आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 1 को हटा सकते हो। एक बार मुझे थोड़ा जगह हटा दीजिए। तो आप लिख सकते हो क्या कि एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 0 एंड टी एंड ए, तो ये आपका हो गया चार्ज का डायमेंशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं तो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ़ इन एन यूनिट सिस्टम द फोर्स एफ, मास एम एंड टाइम टी आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फोर्स, मास और टाइम को लिया है, तो ये आपके ऊपर है बिल्कुल। बस ध्यान इतना रखना है कि ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, मतलब एक के हेल्प से दूसरे को नहीं डिराइव कर सकते हम लोग। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन था कि जो सेट्स में, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जो सेट हैं उसमें आप कभी भी दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं जिसमें एक की हेल्प से दूसरे को डिराइव किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूँ तो आप ऐसा नहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ले सकते हो कि लेंथ को भी फंडामेंटल में ले लो और वॉल्यूम को भी ले लो। तो अगर आप लेंथ को ले तो वॉल्यूम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ से वॉल्यूम निकल सकता है डायरेक्टली। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल में बोल दूं, वेलोसिटी, लेंथ और टाइम को मैं कभी नहीं ले सकता हूं फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ और टाइम से निकलता है क्या, वेलोसिटी आपका निकलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्वेश्चन को किस तरह से नहीं बना देना है। तो चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन यहाँ है कि हम लोग कंसिडर करना है फोर्स, मास एंड टाइम। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि सपोज कीजिए कि आपको डायमेंशन किसका लिखना है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का सपोज की जो डायमेंशन है, हम लोग को तो ये पावर पता नहीं है, तो सपोज कीजिए एफ टू दी पावर ए है, या आप ऐसे इसको लिख सकते हो सिंपल सा, दोनों साइड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है, सपोज कीजिए फोर्स पे पावर ए है, मास पे पावर बी है और टाइम पे पावर क्या है, सी है। इतना तो हम लोग को पता है कि फोर्स, मास और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। जैसे कि हम लोग पहले फोर्स को कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे एम एल टी माइनस टू, मतलब हम लोग पावर, इतना पता था कि फोर्स डिपेंड करता है कैसे, मास, लेंथ और टाइम पे। अब मेरे को दिक्कत ये थी कि यहाँ पर हम लोग को तो पावर पता था, यहाँ पर हम लोग को पावर कितना है वो पता नहीं है। तो हम लोग को यही पावर निकालना है कि आखिर पावर है कितना एक दूसरे पे, ताकि हम लोग एनर्जी को लिख सकें। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो अब मैं बोलूँगा कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम है, तो आप डायमेंशन को अब इक्वलाइज कर दीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो एनर्जी का डायमेंशन होता है आपको पता है, होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। होप कैलकुलेशन आसान हो, मैंने क्वेश्चन रैंडमली ले रखा है, ठीक है। इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का जो डायमेंशन होता है आपको पता है एम एल टी माइनस टू पे पावर ए, ठीक है। फोर्स पे डायमेंशन ए हो गया। फिर ये एम टू द पावर क्या हो गया, बी, और टी टू दी पावर क्या हो गया, सी। अब चलिए हम लोग दोनों साइड इक्वलाइज करते हैं इसको, तो इस इक्वल टू लिख सकते हैं इसको। चलिए अब थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, शायद जगह हम लोग के पास है काफ़ी। इक्वल टू हम लोग करते हैं इसको, मास को एक साथ कीजिए, तो मास एम टू दी पावर हो गया ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि मास यहाँ भी और यहाँ भी है। चलिए एल पे बात करते हैं, तो एल टू दी पावर, एल आपका एल पे पावर ए हो गया फर्स्ट टर्म से, बस एक ही है एल पे टू द पावर ए, तो चलिए निकल जाएगा आसानी से। टी टू द पावर, टू टी पावर हो जाएगा माइनस टू ए, क्योंकि यहाँ पर आप कीजिएगा तो माइनस टू आएगा, और टी लास्ट में है तो प्लस सी आप कर दीजिए। तो ये आपका हो गया एनर्जी का डायमेंशन। अब मैं क्या बोलूँगा कि सिंस ये इक्वेशन जो ऑब्वियसली डायमेंशनली करेक्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही डायमेंशन क्या चाहिए राइट हैंड साइड में। तो आप बोल सकते हो, अब पावर्स को इक्वेट करो, एम टू द पावर और एल टू द पावर और टी टू द पावर, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल है। तो जितना एम टू द पावर लेफ्ट साइड में है उतना ही एम टू द पावर क्या होगा, राइट साइड में होगा। तो अगर मैं एम को इक्वलाइज करूँ, एम का जो पावर है, तो उसमें बोलूँगा क्या कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए। चलिए एल सेकेंड टर्म में, अगर एल को मैं इक्वलाइज करूँ तो बोलूँगा कि ए बस है, तो ए का वैल्यू 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एल पे पावर ए है और यहाँ पर एल पे पावर कितना है, 2 है। तो ए की वैल्यू 2, तो ए तो चलिए यहीं पे निकल गया। और उससे अगर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, चलिए बी भी निकल जाएगा। फर्स्ट में पुट कर दूं तो आप बोले कि 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी का वैल्यू कितना, -1। चलिए आसान। टी को अगर मैं इक्वेट करूँ तो आप बोले कि -2a प्लस सी की जो वैल्यू है वो -2 आनी चाहिए। तो यहाँ से आप अगर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितना है, तो ए की वैल्यू है -2, सॉरी, तो -2 टाइम्स ऑफ 2
प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4, उस साइड जाएगा तो 4, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो आप ए बी सी निकल चुका है आपके पास। तो अब आप डायमेंशन ऑफ ई लिख सकते हैं। जो ई का डायमेंशन हो जाएगा एफ टू द पावर ए है, ठीक है। तो एफ टू द पावर ए की वैल्यू कितनी है 2, आप देख चुके हैं, यहाँ पर है आपका लिखा हुआ। एम टू द पावर बी, तो ये एम टू द पावर बी कितना है -1, और टी टू द पावर सी, टी का है 2 आपका, माइनस सॉरी हाँ 2 है आपका, 2 है, सही है। तो ये आपका हो गया एनर्जी का डायमेंशन इन न्यू यूनिट सिस्टम, इन न्यू फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, चलिए आपके पास जगह था। हाँ, अब हम लोग के पास एक नया क्वेश्चन है कि इफ इन अ न्यू यूनिट सिस्टम द स्पीड ऑफ लाइट c, स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट किया, रुकिए एक मिनट, स्पीड ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इन तीनों को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम कर रहे हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम कर रहे हैं तो आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ टाइम, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह हम लोग करेंगे। करना क्या है कि जो टाइम का डायमेंशन है, द डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू, हम लोग ब्रैकेट लगाकर देखते हैं ताकि आपका इक्वलाइज हो। डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आपको होना चाहिए स्पीड c टू द पावर a, h टू द पावर b और g टू द पावर c। चलिए एक काम किया जाए, क्योंकि मैं ए सी नाम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो इसलिए मैं एक्स वाई जेड लेता हूँ। तो x ये हो गया, y ये हो गया आपका z, ठीक है z। तो आपको निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। चलिए फटाफट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं अब। तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं c, ये होता है LT-1 पे पावर x, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। आप इससे निकाल सकते हो कि एनर्जी का जो वैल्यू होता है h न्यू। देखिए अगर आपको याद नहीं तो फटाफट मेरी तरह होना पड़ेगा आपको। तो एनर्जी का वैल्यू h न्यू, तो h का जो डायमेंशन है आप लिख सकते हैं m L² एंड T-1 टू द पावर y। g, जो g आपका होता है, आप जानते हो कि g हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g बोलते हैं, वो g लिखते हैं m1 m2 बाई r²। तो आपको यहाँ से फटाफट सोचना होगा कि g का डायमेंशन कितना है। तो g का जो डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर -1, l टू द पावर आप पुट करोगे कितना 4, एंड सॉरी l टू द पावर 4 नहीं, l टू द पावर 3 होगा, l टू पावर 4 करने पे एनर्जी आ जाएगा l टू द पावर 3, एंड t तो इसमें है नहीं तो t टू पावर -2। तो इस तरह से आपका ये होगा g का डायमेंशन, तो e टू पावर z, ठीक है। चलिए आपके पास तीनों है अब। तो अब आपको निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो चलिए फिर से एक बार इक्वेट कर लिया जाए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, शायद जगह में देख लेता हूँ, हाँ काफ़ी है। चलिए तो आप बोले कि t का जो डायमेंशन है इज इक्वल टू, आप m को पहले एक साथ कीजिए, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका है। तो m आप लिखोगे y और फिर आपका z है तो y माइनस जेड। चलिए l x में भी है, प्लस 2y है आपका, और प्लस 3z है, ठीक है। प्लस क्या हो गया 3z हो गया। फिर आप करो t, तो t का जो हो जाएगा वो हो जाएगा -x -y और -2z, माइनस क्या हो जाएगा 2z, तो होगा t। अब चलिए हम लोग इक्वेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बस आपके पास टाइम है। बेसिकली आप टाइम लिखने का मतलब ये लिख रहे हो कि इसको हम लोग टाइम ना बोलकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड में है आपका m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t, ठीक है। चलिए हम लोग इक्वेट करते हैं। तो अगर हम लोग m को इक्वेट करेंगे तो m का जो वैल्यू है, मतलब बोल रहे हो कि y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि y इज इक्वल टू जेड। चलिए एक चीज़ आसान हो गया। चलिए अगर हम लोग l को इक्वेट करें तो l को इक्वेट करने पे आप बोलोगे कि x
प्लस 2y+3z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग y इज इक्वल टू अगर z पुट कर देंगे तो x+5z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब टाइम पुट करते हैं तो टाइम का जो है वैल्यू वो है -x-y-2z इज इक्वल टू 1। ठीक है, टाइम का वैल्यू 1, टाइम पे पावर 1 है। तो इससे आपको मिल जाएगा एक और इक्वेशन, हम लोग y इज इक्वल टू अगर z पुट करें तो -x-3z इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करना आसान है, हम लोग इक्वेशन इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x तो आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ और यहाँ, तो आपको मिलेगा 2z इज इक्वल टू 1। 2z is equal to 1, it means we have z is equal to half. So और z is equal to y है, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से देख चुके हैं कि z की वैल्यू क्या है, वो y के बराबर है। तो y की जो वैल्यू भी है वो भी हाफ हो जाएगी। अब x कहाँ से निकाला जाए, तो x के लिए आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे कि इक्वेशन आप थर्ड देख सकते हो, ये इक्वेशन हम लोग x के लिए ले लेते हैं। तो या नहीं सेकेंड इक्वेशन लिया जाए, वो ज़्यादा सही है क्योंकि उसमें 0 है। तो आप x की वैल्यू बोल सकते हैं -5z बोल सकते हैं, तो मतलब -5 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन तैयार है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ, चलिए। तो आपके पास इक्वेशन तैयार है, तो आप बोल सकते हैं कि जो टाइम का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू c⁻x, मतलब हो जाएगा c⁻x मतलब -5/2, h⁻y कहने का मतलब हो गया 1/2, और g⁻z का मतलब हो गया फिर से 1/2। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ, ये हाफ है। चलिए, तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हम लोग एक ही पेज में निपटाने की कोशिश करेंगे। चलिए, सब नेक्स्ट है आपका टू डिराइव अ फिजिकल इक्वेशन। तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ फिजिकल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी करते हैं। तो एग्जांपल्स हम लोग इसको समझते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। इसका जो एप्लीकेशन सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही है, एक बार ध्यान रखिएगा। तो टू डिराइव अ फिजिकल इक्वेशन, तो चलिए इसका क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि इफ़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, जिसको थोड़ा मार्क कर लिया जाए, बोला कि अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m rotating in circle of radius r with a speed v depends on these quantities, then derive the equation of force using dimensional analysis। मतलब क्वेश्चन फाइनली ये हो गया है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी और रेडियस। एक्चुअली होता क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि कोई भी अगर बॉडी रोटेट करती है सर्किल पर तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, वो हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन कोई भी बॉडी अगर सर्किल में रोटेट करती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि कोई भी बॉडी अगर जिसका मास m हो और जो कि रोटेट कर रही हो v स्पीड से, ऑब्वियसली ऐसे से घूमते रहेगी, तो v स्पीड से रेडियस r में रोटेट कर रही है, तो उस पर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो एक बात तो इसने बोल रखा है कि जो फोर्स है, फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू है आपका वो मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो हम समझते, देखिए अब ये नहीं जानते कि मास के कितने टाइम्स है प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी कितने टाइम्स है प्रोपोर्शनल और रेडियस से कितने टाइम्स है प्रोपोर्शनल। तो इसलिए सिंपली मैं लिखना चाह रहा हूँ कि मास टू सपोज कि m⁴ है, वेलोसिटी टू द पावर b है, r⁴ क्या है वो c है सपोज कीजिए। इतना हम लोग को मालूम है कि फोर्स जो है वो इन तीनों चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अब हम लोग को यही निकालना है कि इक्वेशन कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे रिड्यूस करते हैं कि F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाकर मैं इसको कोई कांस्टेंट K डाल दूंगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। m⁴a, v⁴b एंड r⁴ क्या है c है। अब हम लोग को ABC की वैल्यू निकाल ली है, याद रखिए K कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो चलिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। तो बोलेंगे क्या कि ये डायमेंशनली ऑब्वियसली करेक्ट होना चाहिए इस इक्वेशन को। तो डायमेंशन ऑफ F शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ K तो है नहीं, तो डायमेंशन ऑफ m⁴a, v⁴b एंड r⁴ क्या होगा c होगा।
चलिए इसको फटाफट लिखते हैं, एम टू द पावर ए, और एम का तो डायमेंशन एम ही होता है, ठीक है। तो एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, मतलब एल टी माइनस वन टू द पावर क्या है, वो बी है। और आर टू द पावर सी, तो आर टू द पावर, आर की डायमेंशन सॉरी एल है, वो आर लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को। तो आर टू द पावर क्या है, वो सी है, सी है, मतलब एल टू द पावर क्या है, सी है। चलिए हम लोग एक साथ करते हैं इसको, चलिए इसको थोड़ा ऊपर पुश कर लिया जाए। तो मैं बोलूँगा कि जो एफ का डायमेंशन हो गया फाइनली हम लोग का, तो जो एफ का डायमेंशन हो गया दैट इज इक्वल टू, एम को एक साथ कीजिए तो एम टू द पावर बस ए ही है। एक मिनट, इस साइड भी मैं पुट करते चलता हूँ, एक लाइन हम लोग को कम लिखना पड़ेगा। तो एफ का डायमेंशन आप रिड्यूस कर दो इस साइड, एम टू द पावर वन होता है, एल टू द पावर वन होता है, और टी टू पावर कितना होता है, -2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब राइट साइड आप रिड्यूस करो तो एम टू द पावर आपका ये हो गया, चलिए एल टू द पावर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है, और टी टू द पावर आपका हो जाएगा कितना, -b। अब आप इक्वेट कर दो, सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। जब आप m को इक्वेट करोगे तो m टू द पावर राइट साइड a है, लेफ्ट साइड 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 होगी। अगर हम लोग l को रिड्यूस करें तो l टू द पावर, l को रिड्यूस करने पे आएगा, आप बोलिएगा क्या कि b प्लस सी का वैल्यू 1 होना चाहिए, ठीक है। और आप जब टाइम को रिड्यूस करोगे तो t का वैल्यू बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड है -2 और राइट साइड है -b, मतलब बोले कि -b की वैल्यू कितना है, -2। इट मीन्स जो आपका b की वैल्यू है वो 2 है, और जो b की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा, सॉरी जगह खत्म हो चुका है, तो b की वैल्यू जो आप 2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -1। वो कितनी आ जाएगी, वो -1 आ जाएगी। मतलब जो आपका फाइनली आंसर हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो k टाइम्स ऑफ m टू द पावर a, मतलब m टू द पावर 1 मास हो गया आपका, और v टू द पावर b, तो v टू द पावर b का वैल्यू हो गया 2, और r टू द पावर c, मतलब r टू द पावर -1। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स ऑफ m v स्क्वायर बाई r। तो ये हो गया आपका फोर्स की वैल्यू, ठीक है, ये क्या है आपका फोर्स की वैल्यू, ठीक है। आगे हम लोग को पता चलता है, देखिए अब डायमेंशन का लिमिट यही है कि हम लोग के की वैल्यू, जो कांस्टेंट्स होते हैं उसके वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपका लिमिटेशन है, तो सारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ था अगर हम लोग सब कुछ डिराइव यहीं पे किए होते, ठीक है। तो के की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जो कांस्टेंट्स होता है, तो इसलिए हम लोग आ जाते हैं। अब चलिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनलिसिस, चलिए फटाफट पढ़ते हैं। इट कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन फिजिकल क्वांटिटी, सही बात है। तो ऐसे इक्वेशन को नहीं डिराइव कर सकते इसमें कांस्टेंट्स हो। तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में आप बोलते हो कि हाफ एम वी स्क्वायर। अब दिक्कत यह है कि इस हाफ की वैल्यू डायमेंशनलिसिस नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि इस लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने कर रखा था। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आप के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। यूजुअली यहाँ पर जो है के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ और हो तो आप नहीं निकाल सकते। जैसे कि एक टाइम पीरियड आप हो सकता है आप पढ़े होंगे, तो होता है 2π√L/g, ठीक है। तो डायमेंशन से ये तो निकाल सकते हैं कि L/g टाइम के बराबर रहेगा, √L/g, लेकिन ये 2π की जो वैल्यू है वो नहीं निकल सकती है, ऐसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू। तो जैसे तो हम लोग इस मेथड से वैसे इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर सकते हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिक कांस्टेंट्स लगे हुए हैं, नंबर्स लगे हुए हों, ठीक है। चलिए आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे। दिस मेथड ओनली वर्क्स इफ क्वांटिटीज आर इन प्रोडक्ट फॉर्म, इफ दे आर इन एडिशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन दिस मेथड इज नॉट वैलिड। तो देखिए इस तरीके का लिमिटेशन यही है एक और, कि अगर आपको इक्वेशन डिराइव करना हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैथ ने तो एक दिक्कत ऑलरेडी बता रखा है कि इसका दिक्कत क्या है कि हाफ को नहीं पता कर सकते, जो कि अभी फिर से एक्सप्लेन किया गया। लेकिन इसके साथ ये भी दिक्कत है कि दोनों एडिशन में है, दोनों टर्म क्या है, बीच में प्लस साइन है। तो ऐसे इक्वेशंस को डिराइव हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप वैसे इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो जैसे कि आपका जो है फोर्स आया था वो कितना आया था, mv² बाई आर।
तो एम वी स्क्वायर, तो ऐसे इक्वेशन को आप डिराइव कर सकते हो बिल्कुल, जिसमें सारे जो चीज़ें हैं, मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, आपका सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में है, दोनों बात बराबर है। लेकिन ऐसे इक्वेशन को आप डिराइव नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ जो कुछ इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन होता है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस को भी आप डिराइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म, साइनोसोडल फंक्शन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था। तो ऐसे अगर इक्वेशंस में ऐसे टर्म हो तो उसको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी डिराइव नहीं कर सकते, इसको भी डिराइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको डिराइव हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 पे। इफ इन अ फिजिकल इक्वेशन टू क्वांटिटीज आर हैविंग सेम डायमेंशन देन दिस मेथड इज नॉट वैलिड। याद रखिए, आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके लिमिटेशन, ये आपको हर जगह नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे इक्वेशन जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी के एक ही डायमेंशन हो, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए देता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इस तीनों चीज़ों में, लेंथ हो या विड्थ हो या हाइट हो, इस तीनों का जो डायमेंशन है एल के बराबर ही है। मतलब अगर डायमेंशन लेसिस लिखोगे तो क्या लिखोगे, एल लिखोगे। तो ये तो करेक्ट है इक्वेशन, लेकिन हम लोग अगर डायमेंशन लेसिस पे करेंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा। जैसे कि वॉल्यूम को बोल दो कि वी इज इक्वल टू, आप बोल दो कि एल स्क्वायर बी। अब इसको भी आप सही डायमेंशन नहीं मान रहे हो, या आप वॉल्यूम को बोल दो वी इज इक्वल टू, आप बोल दो एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन क्या ये दोनों इक्वेशन जो हैं आपका फिजिकली करेक्ट है? नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ यही है कि एल, बी और एस तीनों का डायमेंशन सेम है, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि किसको मल्टीप्लाई करना है और किसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसके लिमिटेशंस हो जाते हैं अगर दोनों का, दो चीज़ों का डायमेंशन सेम हो। याद रखिए कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार आईआईटी में, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको हल्के में नहीं लो। चलिए, फॉर नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इवन इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट नीड नॉट टू बी फिजिकली करेक्ट। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं कि वो फिजिकली करेक्ट होगा। ये मैं आपको बोल चुका हूँ कि एग्जांपल्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इक्वेशन ये दिया हुआ है डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है। इक्वेशन एस इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ही मैंने बोल रखा था कि अगर हाफ ए टी स्क्वायर को 2a स्क्वायर कर दिया जाए, मैं फिर से लिख देता हूँ कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आप 2a स्क्वायर लिख लो या 1a स्क्वायर लिख लो, ये भी फिजिकली डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए थैंक यू। हर बार मैं थैंक यू लिखता हूँ, आई डोंट नो व्हेन आई विल बिकम करेक्ट, ओके।